हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने चैनल VIIC में और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ऑथेंटिक और सही जानकारी पाने के लिए, और बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे नए नए वीडियोस का। शेयर करें अधिक से अधिक अपने ग्रुप्स में, अपने मित्रों में, और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, इस समय हम जानते हैं कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर इसको पूर्ण करवाने के लिए काफ़ी सारे आंदोलन किए जा रहे हैं, काफ़ी सारे ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन इस शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का आगे कोई भी प्रोग्रेस होती हुई दिखाई नहीं दे रही। और उसके दोस्तों कई सारे कारण हैं। उसके जो कोर्ट केसेस हैं उसने इस भर्ती प्रक्रिया को बहुत ही गंभीर रूप से नेगेटिवली प्रभावित किया। चाहे OBC आरक्षण वाला केस हो, चाहे EWS वाला केस हो, अतिथि शिक्षकों के द्वारा भी बहुत सारे केस लगाए गए। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं अतिथि शिक्षकों के एक और केस की, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उनको किस आधार पर बाहर किया गया उससे संबंधित है। इसकी जानकारी मैं दूंगा पूरी डिटेल में, और इसका क्या उपाय हो सकता है, और इस भर्ती प्रक्रिया में आगे क्या अड़चनें आ सकती हैं, और ये प्रक्रिया किस दिशा में जा रही है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कोर्ट केस की। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग ये देख सकते हैं कि ये जो हेडिंग है ये न्यूज़पेपर की कटिंग है कि अतिथि शिक्षक रहते हुए B.Ed करने वालों को शिक्षक भर्ती के लिए क्यों कर दिया अयोग्य। आइए दोस्तों, थोड़ा हम इसके डिटेल में चलते हैं। कोर्ट की क्या फैसला रहा, वकील ने क्या दलील दी, याचिकाकर्ता कौन थे और क्या पॉइंट रहे कोर्ट में प्रस्तुतिकरण के, इन सब चीज़ों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग ये देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य शासन सहित अन्य से ये सवाल किया है कि उच्च शिक्षक भर्ती की चयन परीक्षा में चयनित होने के बावजूद अतिथि शिक्षक रहते हुए B.Ed करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य क्यों घोषित कर दिया गया। ये प्रश्न पूछा है हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट से, शिक्षा विभाग से और उससे संबंधित अधिकारियों से। दोस्तों, जो न्यायाधीश रहे थे वो थे संजय यादव थे और जस्टिस राजीव कुमार दुबे की ये युगल पीठ थी। इन्होंने राज्य सरकार आयुक्त व संचालक लोक सूचना आयुक्त, राज्य शिक्षा केंद्र व सामान्य प्रशासन को एक नोटिस जारी कर इसका जवाब मांगा है कि आपने इनको इस प्रोसेस से बाहर क्यों किया। अगली सुनवाई इन्होंने निर्धारित की है 9 नवंबर की। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि याचिकाकर्ता कौन थे और क्यों लगाई गई। तो राजगढ़ जिले के ब्यावरा निवासी किशोर कुमार वर्मा की ओर से याचिका दायर की गई थी। अधिवक्ता वृंदावन तिवारी ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने स्कूल शिक्षा विभाग के तहत शिक्षक भर्ती परीक्षा दी। परिणाम जो है आया 28 अगस्त 2019 को, और OBC अतिथि शिक्षक वर्ग की प्रावीण्य सूची में ये कैंडिडेट था। लेकिन चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के समय अचानक से 23 जून 2020 को चयन के लिए बनाए गए नियम बदलने की अधिसूचना जारी कर दी गई। हाँ दोस्तों, ये उस समय जारी कर दिया गया था जबकि ये प्रोसेस हो चुकी थी। यदि इनको बाहर करना ही था तो पहले ही ये नियम बनाना चाहिए था, बाद में नियम बनाने का कोई भी औचित्य नहीं रहता। और ये तो एक प्रकार से दोगलेपन वाली बात होती है, किसी को भी बाहर करने वाली बात होती है। तो उसी गलत अधिसूचना के कारण इनका नुकसान केवल इन्हीं अतिथि शिक्षकों को नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे हैं जिनको इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में उठाना पड़ा है। और आगे है, बदले हुए नियमों के तहत वो जुलाई 2020 को आदेश जारी कर कहा गया कि अतिथि शिक्षक रहते हुए B.Ed करने वालों को चयन प्रक्रिया के अयोग्य समझा जाएगा। ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। ये कहा गया है उस आदेश में जो कि जुलाई 2020 में जारी किया गया। दोस्तों, बिल्कुल भी औचित्य नहीं होता है बाद में जारी करने का। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो वकील साहब हैं उन्होंने क्या दलील दी उसके बारे में भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें आगे है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहस के दौरान अधिवक्ता वृंदावन तिवारी ने दलील दी कि चयन प्रक्रिया के बीच इस तरह से नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसे अनुचित बताते हुए आग्रह किया है कि उक्त नोटिफिकेशन व इसके परिप्रेक्ष्य में जारी किया गया आदेश निरस्त किया जाए।
प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है और जैसा कि मैंने बताया कि नवंबर में इसकी सुनवाई की डेट दी है और गवर्नमेंट को अपने सभी दस्तावेजों के सहित उपस्थित होने के लिए कोर्ट ने कहा है। दोस्तों, बिल्कुल भी उचित प्रक्रिया नहीं फॉलो की गई है। कोई भी रूल, चाहे वो आरटीआई का रूल हो, चाहे शिक्षक भर्ती के नियम हो, सभी में अपने हिसाब से शिक्षा विभाग ने और गवर्नमेंट ने इसमें रूल बनाए हैं और समय समय पर उनको मनमाने ढंग से लागू करवाने का प्रयास किया है। और इसका परिणाम ये हुआ है कि अतिथि शिक्षक योग्य होते हुए भी इसमें सिलेक्ट नहीं हुए हैं। पहले 25% का नियम, उसकी वजह से अतिथि शिक्षक बाहर। उसके बाद में 15 साल की नियुक्ति के बाद भी, 15 साल तक काम करने के बाद भी उनको परमानेंट ना करना, जबकि सरकार ने अभी आदेश भी आया था एक दिल्ली से जिसमें कहा गया था कि जिन्होंने 10 साल की सेवा पूर्ण कर ली है उनको परमानेंट कर दिया जाए, तो वो भी गवर्नमेंट इसके लिए भी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। उसके बाद में ओबीसी आरक्षण का मामला, ईडब्ल्यूएस वालों के साथ नाइंसाफी की गई है। 90% उनको क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है, जबकि 75 यदि रखते तो उनकी पोस्ट जो है खाली नहीं जाती। दोस्तों, अब इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली तो ये है कि जब आपने पहले रूल बुक जारी की थी उसमें कहीं पर भी ऐसा कोई जिक्र नहीं था कि जो बीएड कर रहे हैं साथ में या जिन्होंने बीएड साथ में किया है और अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो इसको इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा, जो कि बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने बाद में जारी आदेश करके ये नियम बनाया और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा अतिथि शिक्षक को। उसको नौकरी से बाहर कर दिया गया सिलेक्ट होने के बाद भी। दूसरा कारण आता है कि जो चयनित हो चुके हैं यदि उनको भी अच्छे से ठीक ढंग से चेक किया जाए तो वो भी सब लोग प्राइवेट स्कूल्स में, प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ा रहे थे और उसके साथ में उन्होंने भी बीएड किया है। तो क्या वो लोग रेगुलर कॉलेज नहीं जा रहे थे या रेगुलर स्कूल नहीं जा रहे थे? क्या उन्होंने भी बीएड वैसे ही कर लिया? तो दोस्तों, दोनों तरफ से गवर्नमेंट को बराबर देखना चाहिए। जबकि जो अतिथि शिक्षकों के जो पद है, जो पोस्ट है, वो केवल काम चलाऊ होती है, गवर्नमेंट ने अपनी सुविधा के लिए उनको लगाया हुआ होता है। इसलिए उनका यदि बीएड साथ में किया जाता है तो उसको गलत नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि वह परमानेंट पोस्ट नहीं है। यदि उनको परमानेंट पोस्ट होती है और उसके बाद वो बीएड करते तो उसके लिए उनको अनुमति लेना पड़ती, लेकिन चूंकि ये परमानेंट पोस्ट नहीं है इसलिए उनका बीएड करना कहीं से भी गलत नहीं है। यदि ये गलत है तो जो अभी चयनित हुए हैं उनकी भी जांच की जाए और प्राइवेट स्कूल में जो भी पढ़ा रहे हैं यदि वो रिकॉर्ड मिलता है तो उनको भी इस भर्ती प्रक्रिया से, चयन प्रक्रिया से बाहर किया जाए। और इस प्रकार की अनियमितताओं वाली जो कि हजारों कोर्ट केसेस में फंसी हुई है, ऐसी भर्ती प्रक्रिया को बिल्कुल निरस्त करके फिर से पूरे नियमों के साथ में कोर्ट केसेस को निपटाने के बाद में 27% आरक्षण मिल रहा है या 14% मिल रहा है, इन सबको क्लियर करने के बाद में फिर से भर्ती प्रक्रिया चालू की जाए, जैसा कि वर्ग 3 में किया जा रहा है। और दोस्तों, संभवतः यही सब कारण रहे हैं जिसकी वजह से आदिम जाति कल्याण विभाग भी अभी तक अपना रोस्टर जारी नहीं कर रहा है। और यदि उनसे फोन से बात करो तो केवल सांत्वना दी जाती है, जिसका कि कोई आगे अभी बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। वो खुद ये देख रही है कि इतने सारे कोर्ट केसेस में है, कहीं ये रोस्टर जारी करने के बाद में फिर किसी प्रकार से आरक्षण में ये केस एक और ना लग जाए। तो दोस्तों, इस भर्ती प्रक्रिया में कोई मतलब नहीं है, इसको निरस्त किया जाना चाहिए और फिर से दोबारा से सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट तरीके से और क्लियरिटी के साथ में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद। अतिथि शिक्षकों के साथ बहुत ज्यादा अन्याय किया जा रहा है, इस अन्याय को दूर करने का प्रयास भी किया जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पसंद आता है तो लाइक करें। धन्यवाद।